अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से एक नई असाइनमेंट के साथ। तो स्टैट 641 की जो है असाइनमेंट ग्रैंड क्विज़ नहीं होना था, बल्कि उसकी ग्रैंड असाइनमेंट आनी थी, जो रात 12 बजे के बाद आपके अकाउंट में अपलोड कर दी गई है। मैंने इसको यहाँ से, आप इसको अपना अकाउंट खोलने के बाद आप जब स्टैट 641 का कोर्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपकी असाइनमेंट जो है वो मौजूद होगी, जो आज आपने 12 बजे से पहले तक आपने रात 12 बजे तक पहले से सेंड करनी है। तो ये मैंने इसको लोड कर लिया है। तो असाइनमेंट्स को देखते हैं क्या है इसमें, सर ने क्या कुछ बताया हुआ है। तो डाउनलोड योर ग्रेड असाइनमेंट फ्रॉम द VULMS, ये हमने डाउनलोड कर लिया, आपके सामने मैंने ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। द असाइनमेंट फाइल इज़ MS Excel, ओपन द फाइल इन MS Excel। MS Excel के अंदर ये फाइल दिया और यहाँ पे हमने इसको बनाना है। पिछली दफ़ा सर ने इसको वर्ड में दिया था, लेकिन एक्सेल में ही बनाना था। फाइल उन्होंने वर्ड में दी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है उन्होंने एक्सेल में ही दी है। दे आर 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट शीट के ऊपर, लहदा 3 शीटें देखो। शीट नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो तीनों पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं लहदा। उसके बाद क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड यू मेंशन इन द ईच शीट। जो जो उसके अंदर हमने करना है वो हर शीट के अंदर क्वेश्चन के साथ ही मेंशन किया हुआ है। अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शन फार्मूला टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी हमें फार्मूला वगैरह या फंक्शन हमें लगाना है वो आंसर फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कम्प्लीटेड सेव दिस फाइल इन ए सिस्टम, तो इसको आप अपने फाइल को सेव कर लें सारा कुछ जो है। नाउ गो टू द असाइनमेंट टाइप ऑफ VULMS एंड सबमिट अपलोड ऑन द असाइनमेंट। तो जब सेव कर लेंगे उसके बाद हम असाइनमेंट सेंड कर देंगे। डू नॉट मेंशन योर रोल नंबर, यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर जो है या नेम वगैरह कोई असाइनमेंट के ऊपर मेंशन नहीं करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट मेंशन योर रोल नंबर, उन्होंने कह दिया नहीं मेंशन आप करेंगे, तो आपको अपनी असाइनमेंट के ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि उसके वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, सर ने यहाँ पे हमें क्या कुछ हमें बताया हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या सर ने बताया हुआ है कि कैसे हमने इसको फाइंड करना है। जो जो हमें जैसे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डाटा एनालिसिस टूल के थ्रू हमने करना है। पहला देखिए यहाँ कर यूजिंग द डाटा एनालिसिस टूल, जो हमने यहाँ पे फाइंड करना है वो डाटा एनालिसिस टूल है। सर ने यहाँ पे दिया हुआ था कि इसको आपने यहाँ पे आंसर हमारा आउटपुट जो है वो फाइंड करना है। तो ये आपके सामने खाली शीट। सबसे पहले आप फाइल में जाएं। डाटा एनालिसिस टूल जब तक आपके पास नहीं होगा, जो पहला क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। फाइल के अंदर ऑप्शन में आपने देखना है ऐड इन, लास्ट पे जाके है। ऐड इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट किस्म के, यहाँ पे नीचे आपने क्या करना है, एक्सेल ऐड इन को सिलेक्ट कर लेना है। कोई और को नहीं करना हमने, को और करेंगे तो वो चीज़ और आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल ऐड इन को सिलेक्ट करना है और गो पे करना है। तो आपको डाटा एनालिसिस टूल, डाटा एनालिसिस पैक, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैंने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल है, इसको मैंने टिक करना है। गो पे जाने के बाद तो ओके कर दूंगा। ओके करूँगा तो मेरा फाइल के अंदर जो है लास्ट पे जब मैं फाइल पे क्लिक करूँगा तो लास्ट पे जाके जो है मेरे डाटा एनालिसिस टूल जो है वो मौजूद होगा। ये देखें, जब मैंने डाटा पे क्लिक किया है तो लास्ट पे जाके डाटा एनालिसिस टूल जो है ये मौजूद है यहाँ पे। यही हमें इस्तेमाल करना था हमने। तो अब हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन में क्या है कि यूजिंग द डाटा एनालिसिस टूल फाइंड द कोरिलेशन। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, किसी को अगर निकल जाए तो देख सकते हैं आप। फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल में ऑप्शन के अंदर आपने ऐड इन के अंदर आपने यहाँ पे एक्सेल ऐड इन कर लेना है, ठीक है। वो सिलेक्ट करेंगे, गो पे जाएंगे। गो करेंगे तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले किया, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद तो आपका डाटा टैब के अंदर आप खोलेंगे यहाँ पे, तो इसके लास्ट पे कॉलम के अंदर आपको डाटा एनालिसिस टूल जो है ये अवेलेबल होगा। लास्ट वाले कॉलम के अंदर आपने देख लेना है और यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस टूल जो है ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहले सर ने क्या कहा, क्वेश्चन सिलेक्ट आउटपुट इन द सेम शीट सेल F2। यहाँ पे हम देखेंगे F कॉलम है और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये फार्मूला बार के अंदर यहाँ पे एड्रेस बार जो होता है यहाँ पे आपको F2 नज़र आए। इसका मतलब आपने F2 को सिलेक्ट करना और यहाँ पे सर ने इसका कहा कि आंसर पेस्ट करना है। इसको यहाँ में हमने ले लिया है। हमने आप डाटा एनालिसिस टूल पे जाएंगे,
वहाँ पे कोरिलेशन फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन में क्या है कि कोरिलेशन हमने फाइंड करना है, फॉर टू फाइंड द कोरिलेशन, और F2 सेल के अंदर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कोवेरियंस है, कोरिलेशन है, डिफरेंट किस्म के, लेकिन हमने यहाँ पे कोरिलेशन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। उसके बाद हमसे रेंज ऑफ वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हम उसकी रेंज ऑफ वैल्यू दे देंगे। ऊपर वाला लास्ट वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम उसकी हेडिंग को भी वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाएंगे शीट के ऊपर और यहाँ पे हम उसको हेडिंग को भी साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरत नहीं, इसको कर भी सकते हैं ना भी करें। उसके बाद आपने क्या करना है, लेबल फर्स्ट हो के आप कह लें लगाना, तो आप लेबल हम मैंने दे दिया कि जो ऊपर हेडिंग है वही उसका लेबल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आउटपुट रेंज आपने सेलेक्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में न्यू शीट उसने सेलेक्ट की होती, लेकिन हमने उसको अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि सर ने इसी शीट के अंदर आंसर पेश करने के लिए कह दिया है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो F2 शीट का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे सेव कर लेगा। सेव करने के बाद ओके कर देंगे, तो आपका रिज़ल्ट वहाँ पे जो है वो आ चुका होगा। आप उसको थोड़ा सा जो है ऐसे बड़ा कर सकते हैं ताकि दोनों तरफ जो है आपकी वैल्यू जो है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे आप इसकी कोरिलेशन लिख भी सकते हैं यहाँ पे ताकि मैचर हो जाए थोड़ी सी कि यहाँ पे जो है ये कोरिलेशन उसने दी हुई है। आप यहाँ पे कोरिलेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन लिख दिया, यहाँ पे उसने लिखा दिया है कि स्टडी की मैक्सिमम कोरिलेशन क्या है और मार्क्स की मैक्सिमम कोरिलेशन ये भी दे दी है, और जो दोनों के दरमियान में असल और कोरिलेशन है वो भी यहाँ पे फाइंड हो चुकी है। तो ये हम आंसर यहाँ पे जो है ये आ चुका है, ये कोरिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो ये कोरिलेशन उसका रिज़ल्ट था। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। तो अगर हम अपनी एक्सेल वाली सीट पे जाएं जो आपके हैंडआउट्स दिए हुए हैं सर ने, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कोरिलेशन वाला आप यहाँ पे चेक कर लें, कोरिलेशन में क्या दिया हुआ है पोर्शन के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि मैक्सिमम कोरिलेशन क्या है। मैक्सिमम कोरिलेशन 1 होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव में -1 होती है। इनके दरमियान में जो भी होगा वो उनका रिलेशन होगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वीक रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन जो है वो आप फाइंड इसके अंदर कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो सर ने दिए हुए हैंडआउट्स हमारे हैं, ये कंट्रोल चार्ट है, ये भी अभी हमने बनाना है आपके सामने। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोरिलेशन लास्ट पे दी, यहाँ पे देखिए कोरिलेशन वाला हमारे पास चैप्टर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिलेशन क्या है, यूज टू रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल एनालिसिस यूज टू मेजर स्ट्रेंथन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो हमने स्ट्रेंथन फाइंड करनी है कि ये दो वेरिएबल जो हैं आपस में कितना उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक रिलेशनशिप है, तो ये फाइंड करना था। यहाँ पे देखो बताया हुआ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिल्कुल करीब अगर पॉइंट होंगे, और अगर बिखरे हुए हैं पॉइंट तो ये वीक रिलेशनशिप होता है। इसी तरह नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाएगा, होगा तो स्ट्रॉन्ग ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा। ये दोनों तरफ उन्होंने हमें पढ़ दिया। तो इसका रेंज बिटवीन -1 और +1 है। -1 पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप होगा और +1 पे स्ट्रॉन्ग उसका जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ये स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बताया हुआ है। तो मैक्सिमम रेंज अगर हम चले जाएँ अपनी फाइल के ऊपर तो ये मैक्सिमम 1 है, बाकी जो हमारे डाटा से आएगी। तो मैक्सिमम रेंज हमारी क्या है, वो 1 दी हुई है। उसके बाद कोरिलेशन की जो असल वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, ये आई है 9 पॉइंट। इक्वल लगा के हम वहाँ पे एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो वो जो जिस चीज़ का डाटा हमने पॉइंट का लाना हो कॉलम के अंदर, वो डाटा वहाँ पे आ जाता है। अब उन्होंने कहा कि मीनिंग इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, कि जितना ज़्यादा आप टाइम पढ़ने के ऊपर लगाएंगे उतने मार्क्स के ऊपर भी फ़र्क आएगा। इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं और मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसी नहीं हो सकती। यहाँ पे स्टडी आवर्स है और यहाँ पे देखें मार्क्स है। 5 आवर लगाएं 52 मार्क्स आए, 6 आवर लगाएं 66 मार्क्स आए। तो जितना ज़्यादा टाइम लगाया गया है
स्टडी के ऊपर उतने ही ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो गेन किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टडी हावर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टडी हावर्स relation between study hours and marks obtained is strong। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दोनों के दरमियान में जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। रिलेशन बिटवीन द स्टडी हावर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये 9.3 है, इस वजह से यहाँ पे जो है इनके दरमियान में जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा कोरिलेशन का आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोरिलेशन हमने निकाल लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है कि हमने उनका डाटा टूल पे गए, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोरिलेशन आ गया, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ उसकी असल ओरिजिनल जो कोरिलेशन आई है दोनों के दरमियान में, और एंड पे उनका हमने रिलेशन बता दिया। ये हमारा पूरा हो चुका है। F2 के अंदर हमने उसका रिजल्ट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि इन सेल F कैलकुलेट द एवरेज सैम्पल 1 to 15। तो 1 to 15 हमने क्या करना है, एवरेज सैंपल्स हमें 1 से लेके 15 दिए हुए हैं। इन तमाम की हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है 4 कॉलम की, F कॉलम के अंदर। तो ये हमारे पास F कॉलम है, हमें यहाँ पे इक्वल लगाएंगे 4 को ही, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला लगाते हैं AVG। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला हमें दे रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एवरेज पे डबल क्लिक कर देनी, वो फार्मूला आ जाएगा जिनका आपने निकालना है। चारों कॉलम का निकालना, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक सेल का आ चुका है। उसके बाद हम कॉर्नर पे लेके जाएंगे, जहाँ प्लस का साइन बन जाएगा तो हम इसको ड्रैग करेंगे, दबाए रखेंगे प्रेस लेफ्ट माउस बटन को, और एंड तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने इसको निकालना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंट्रोल लिमिट हमने फाइंड करनी है। यानी अभी जो हमने मीन निकाला है, अब इसका हमने मीन निकालना है अगेन। तो ये कंट्रोल लिमिट कहलाता है। इसको भी अगर आप अपनी शीट पे जाके चेक कर लें, हम साथ उसको वेरीफाई भी करते जाएंगे कि यहाँ पे ये सारा कंट्रोल चार्ट का ही बताया हुआ है कि कैसे कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। अपर लिमिट है, कंट्रोल लिमिट है, UCL है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 को आपने देख लेना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कंट्रोल चार्ट और स्टैटिकल इक्वलिटी कंट्रोल जो है कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखें UCL CL कंट्रोल लाइन है जो हमने फाइंड करनी है। अपर कंट्रोल लाइन क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट्स क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल के दरमियान में कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं। प्रोसेस बिटवीन, देखो प्रोसेस एवरेज प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, दूसरी लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। तो एक लाइन ड्रा होनी, हम रेंज सेट कर देते हैं। एक सिंपल कंट्रोल लाइन आ जाएगी, अपर कंट्रोल लाइन आ जाएगी, लोअर कंट्रोल लाइन आ जाएगी, लिमिट्स उसकी आ जाएगी। और उसके दरमियान में देखें 3 प्लस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उस कंट्रोल लाइन से 3 प्लस करके ऊपर चल जाएंगे, ये 3 हम माइनस करके नीचे आ जाएंगे। तो उसकी हमने कंट्रोल लिमिट जो है ये सेट हमने करनी है इसके अंदर। तो यही हम काम करने लगे हैं। UCL और LCL जो ये क्या है, अपनी शीट पे जाएंगे दोबारा अगेन। तो अब हमने पहले तो इसकी हमने क्या करना है, एवरेज। एवरेज पे हमने सेलेक्ट डबल क्लिक कर दिया, थोड़ा सा लिखते हैं फार्मूला वगैरह आ जाता है। हमने वो सारी रेंज उसकी सिलेक्ट कर ली है, हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो ये हमारी कंट्रोल लाइन जो सेंटर लाइन ग्राफ के दरमियान में आनी है वो हमने बना ली है। उसके बाद इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जो इसके लिए STD जैसे ही आप लिखते हैं
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला आ जाता है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज उसकी, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब हमने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी। तो ये 3 प्लस हमने और माइनस करना है। ये देखिए 3 स्टैंडर्ड के साथ पहले एवरेज आ जाएगी, फिर प्लस का साइन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अपर के लिए और लोअर के लिए 3 माइनस करना है। तो यही वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। इक्वल लगा देंगे। इक्वल लगाने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें कंट्रोल लिमिट को हमने ऐड करना है एवरेज को, यहाँ पे एवरेज को ऐड कर देंगे, प्लस लगा देंगे, 3 आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो एंटर करेंगे, हमारी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। फिर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने एवरेज को माइनस करना है, अब माइनस लगा देंगे, 3 आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई हमने कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड 11.6 है 06। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे सारे जो हैं अपर कंट्रोल लिमिट भी हमने फाइंड कर लिया, कंट्रोल लाइन भी फाइंड कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, अपर कंट्रोल लिमिट भी आ गई हमारे पास, लोअर कंट्रोल लिमिट भी आ गई। अब ये सारे का सारा डाटा हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमने फिक्स करना है। तो लोअर कंट्रोल लिमिट जो है LC, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने लेके आना, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको कंट्रोल जो है वैल्यू ओनली। तो ये जस्ट उसकी वैल्यू आ जाए। आप इसको फिक्स करके भी ला सकते हैं, दोनों तरह, चाहे फिक्स कर लें या वैसे ही ले आएँ। दूसरी को मैं फिक्स करके ले आता हूँ। कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि इक्वल का साइन लगा देंगे, उसके बाद ये वैल्यू हम लिख देंगे। उसके बाद अगर फिक्स करना चाहते हैं तो हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जिन वैल्यू के अंदर आपने पेस्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसी तरह हमने कंट्रोल जो लिमिट है उसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट करने, सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ये फिक्स होनी है, एज इट इज़ आनी है। हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि हम अपना कंट्रोल चार्ट बना सकें। अब हम कंट्रोल चार्ट यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सारी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिनका हमने ड्रा करना है। ऊपर हेडिंग भी आपने साथ ही सिलेक्ट कर लेनी है। इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट के बाद आपने लाइन ग्राफ पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे आ चुका है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने इसको लेके आना था। तो यहाँ पे देखें सारी वैल्यू दी है। मीन का भी उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो मीन हमारा वेरिएट कैसे कैसे वेरिएशन कर रहा है। एक मीन हमारा जो मैक्सिमम आउटलाइन से ऊपर जा रहा है, इसी के बाद लोअर लिमिट भी हमें दे रही है, नीचे लोअर लिमिट के सारी वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं। अपर लिमिट की एक वैल्यू ऊपर जा रही है हमारी, और ये कंट्रोल लिमिट है, ये सेंट्रल लाइन है जिसके दरमियान ऊपर और नीचे जो है वैल्यू वेरिएट कर रही है। तो ये सारे का सारा डाटा यहाँ पे देखो आ चुका है। अब हम उन्होंने क्वेश्चन लास्ट पे क्या कहा था, ये हमने सबका जो है यूज़ डाटा FGL और मेक हमने लाइन चार्ट ये हमने बना लिया है। उसके बाद हमने बताया व्हाट इज़ द वैल्यू विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल इफ़ एनी। अगर आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू देखो जस्ट उसके ऊपर जस्ट आप ले जाएँ यहाँ पे, तो आपको वैल्यू नीचे पता चल रहा है कौन सा है। मीन पॉइंट जो है वो कौन सा 11 है और 88 वैल्यू है। ऊपर वैसे ले जाने से आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जाके सिर्फ जस्ट उसको कसर को ले जाएँ टॉप पे। तो 88 वैल्यू है जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हमने 88 जो है यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद सैंपल का नंबर कौन सा 11 है, यानी 11 नंबर के ऊपर यहाँ पे दोबारा अगेन ले जाएं तो यहाँ पे देखें 88 उसकी वैल्यू है 0.00 और ये 11 जो है उसका सैंपल नंबर है। तो यही दो आंसर हमने देने थे, ये हमने यहाँ पे आंसर उसके जो है वो लिख दिए हैं।
ये उसकी वैल्यू थी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। पहले हमने कंट्रोल लिमिट निकाल ली, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। सबसे पहले हमने इन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 का मीन सिंपल निकाला। ये सब का अलग-अलग मीन निकल आया। मीन निकलने के बाद हमने क्या किया है, इसी का अगेन की मीन निकाल लिया। तो ये कंट्रोल लिमिट्स आ गई, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट आ गई हमारे पास, सेंट्रल लिमिट जो है। तो इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 प्लस करके उसकी अपर लिमिट निकाल ली और 3 माइनस करके हमने लोअर लिमिट निकाल ली स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। और इसी का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन, और जो हमारी लाइन से आउट जा रही थी वैल्यू, उसका बता दिया कि अपर लिमिट थी एक वैल्यू से आउट जा रही थी। तो ये हमारे यहाँ पे हम सैंपल देखें, 11 नंबर सैंपल के ऊपर देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 1, 70, 92, 93। ये 90 जो 3 वैल्यू है यहाँ पे देखिए, इसमें डिफरेंस था 78, 93। तो इस वजह से इसकी एवरेज जो है थोड़ी सी अप हो गई है। तो ये उस लिमिट से अबव चली गई, क्योंकि जो हमारी एवरेज की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे जस्ट चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक डाटा सिंपल हमें दिया हुआ है, हमने इसका फाइंड क्या करना है। यू कैन एडिट एंड डाटा ओनली इन ब्लू एरिया। ब्लू एरिया के अंदर ही हमने अपने डाटा को ऐड या एडिट करना है, और इसमें कुछ भी नहीं हमने करना, सिंपल जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो अब हमने E1 के अंदर इन द सेल E1 फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इक्वल दबाएंगे, MIN लिखेंगे तो ये मिनिमम वाला ऑप्शन आ गया है। हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आगे से क्लोज कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू से मिनिमम वैल्यू 11 आ चुकी है। साथ ही हम इसकी हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इक्वल MAX मैक्स लिखेंगे, नीचे फार्मूला आ जाएगा मैक्स का मीन। और अब हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हाईएस्ट वैल्यू 70 आ चुकी है इसके अंदर। अब हमने क्वार्टाइल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी क्वार्टाइल होता है चौथाई हिस्से में हमने उसको डिवाइड करके निकालना होता है। मीन पे हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो पूरे डाटा को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके निकालना होता है। क्वार्टाइल 1 का हमने फर्स्ट क्वार्टाइल की तरफ निकालना है, पहले चौथाई हिस्से के अंदर उसकी एवरेज क्या है, सेकंड में थर्ड में हमने ये निकालनी है। तो इक्वल क्वार्टाइल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे क्वार्टाइल आ जाता है। तो क्वार्टाइल के लिए हम अरे देंगे और कौन सा क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास अरे लिस्ट है। उसके बाद कॉमा लगा लेंगे। कॉमे के बाद हमने फर्स्ट निकालना है तो 1 लिख देंगे। जो सा भी निकालना है वो नंबर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो वो हमारा आ चुका है फर्स्ट वाला। इक्वल फिर हमने लिखना है क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल के बाद हम इसकी रेंज दे देंगे। रेंज के बाद हम कॉमा लगाएंगे और हमने निकालना है सेकंड क्वार्टाइल। मैंने 2 दे दिया यहाँ पे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमने थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। इक्वल तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्वार्टाइल हमने सिलेक्ट कर लिया, डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे रे की जगह पे और कॉमा लगा देंगे और उसके बाद हम 3 लिख देंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल भी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे देखें ये सारी हमने वैल्यू फाइंड कर ली जो जो हमें बताई गई थी कि हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है E2 के अंदर। यहाँ पे करके जो सेल सर ने दिए उन्हीं सेल्स के अंदर ही आपने देखना है कि E2 है। यहाँ पे देखें उसका एड्रेस बार आ जाता है, यहाँ पे फार्मूला बार होता है। तो एड्रेस बार के अंदर वही वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते जा रहे हैं। यहाँ क्वार्टाइल 3 हमने निकाल लिया, यहाँ मैक्सिमम निकाला है। अब काउंट करना है वैल्यू को। इक्वल काउंट वाला आ गया, COU मैंने लिखा तो काउंट नीचे आ गया, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सारी वैल्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो इसको काउंट करके यहाँ पे बता देगा कि टोटल वैल्यू कितनी है। 14 है। देखिए 7 पहले में 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूसरे में 14 वैल्यू आ चुकी है।
ये सारे के सारे रिजल्ट E7 के अंदर हमने फाइंड करना था। E7 को सिलेक्ट करें, यहाँ देखिए E7 आ रहा है ऊपर फार्मा बार, उसका जो है डैश बार। तो ये सारे हमने फाइंड कर लिए, यही हमने फाइंड करना था। हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए। कोरिलेशन, मैक्सिमम कोरिलेशन फाइंड करना था। जो जो सेल सर ने कहा वहाँ पे हमने देना, अपनी मर्जी से आप उसको चेंज नहीं करेंगे, न्यू शीट पे नहीं करेंगे, जो उन्होंने कलर किए हमें वहाँ पे ही अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया, ग्राफ भी बना लिया, ये भी बना लिया, सारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी। इस तरह ये हमारी असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना, अपलोड करना है। तो जल्दी से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद एक और मैथ लैब की असाइनमेंट भी आने वाली है आपकी, मैथ लैब 6 जो है 3 की। तो वो भी असाइनमेंट आपको जल्दी बना के, उसका तो टाइम ही 11 बजे शुरू होगी और वो तकरीबन रात 10 बजे या 9 बजे जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। तो बहुत थोड़ा उसका टाइम होगा, तो जल्दी उस टाइम के अंदर उसको बना के आपको दी जाएगी। तो जल्दी से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर का मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप बता सकते हैं। कोई इश्यू हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट इसका रिज़ल्ट देना चाहता होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट दे दे, और वो उसके मैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे उसको जो है वो असाइनमेंट सेंड कर दूँगा एज इट इज़ इसी तरह। तो सब्सक्राइब करना जो है वो लाजमी है। तो अभी मैं आपको ये असाइनमेंट सेव करेंगे हम, मैं सेव एज का सेव एज कर लेता हूँ। तो सेव एज करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही जो है सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे सेव हो चुकी है फ़ाइल। अब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है और उसके यहाँ पे देखिए मैंने असाइनमेंट वाला पोर्शन खोला हुआ है। पहले यहाँ पे जहाँ पे ये सबमिट वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगेन मैं अपने अकाउंट को ओपन कर लूँगा क्योंकि काफ़ी देर का ओपन किया हुआ था, तो सारा हम असाइनमेंट बना रहे थे, इस वजह से जो है ये क्लोज़ हो चुका है। तो अब मैं अगेन यहाँ पे जो है अपना वो खोल लूँगा। तो मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है। अब मैं असाइनमेंट वाले जाऊँगा पोर्शन के ऊपर, वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और असाइनमेंट मैं बना चुका हूँ, डेस्कटॉप पे सेव की हुई है यहाँ पे। और डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो फाइल का एड्रेस पूछेगा किस जगह पे पड़ी हुई है। तो मैंने अभी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव की, मैं देखता हूँ किस नेम से थी, जिस नेम से वो फ़ाइल है वहाँ पे मैंने इसको सर्च कर लेना। ये असाइनमेंट नंबर 2 थी, इस नाम से थी मैंने दी हुई। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे अपलोड, और यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इस तरह ये सक्सेसफुली हमारी असाइनमेंट जो है ये सबमिट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।